नील्स बोर की परिकल्पनाएं। ठीक है, तो वैसे आपने एटम बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, 11वीं क्लास में एटम को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, नील्स बोर की परिकल्पना आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। तो थोड़ा सा अपन स्पीड से लेंगे, टाइम कम देंगे क्योंकि आपको पहले से आती है, बस एक बार रिवाइज कराना है। ठीक है, आप नोटबुक और पेन लेके बैठें और जो भी बातें आपको लगे कि ये मैंने नहीं पढ़ी हैं, पहली बार पढ़ी हैं, ठीक है, उन सबको आप क्या करें, बीच बीच में नोट करते रहें। लिखने से लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो तैयार हैं सभी? ओके, तो स्टार्ट करते हैं नील्स बोर की परिकल्पनाएं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जब असफल साबित हुआ था तो नील्स बोर ने अपना नया परमाणु मॉडल दिया। इस परमाणु मॉडल के कुछ मुख्य अभिग्रहित हैं, कुछ मुख्य परिकल्पनाएं हैं, कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं या पॉस्टुलेट्स हैं। तो उसमें पहली जो अवधारणा आती है, पहली अवधारणा आती है नाभिक का कॉन्सेप्ट, है ना। नाभिक के बारे में बताया। पहली अवधारणा में किसके बारे में बताया बताओ? नाभिक के बारे में बताया। तो नाभिक के बारे में उन्होंने क्या बताया? नील्स बोर ने बताया कि किसी भी परमाणु का संपूर्ण आवेश, किसी भी परमाणु का संपूर्ण धनावेश, संपूर्ण द्रव्यमान उस परमाणु के केंद्र में निहित होता है और उस केंद्र को हम क्या कहते हैं बताओ? नाभिक। ठीक है, तो किसी भी परमाणु का संपूर्ण धनावेश, संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है और जिसे क्या कहते हैं अपन बताओ? नाभिक कहते हैं। ठीक है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों ओर इस कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। मान लो v वेग से चक्कर लगा रहा है। इस कक्षा की त्रिज्या कितनी है बताओ? r है या नहीं? तो पहली परिकल्पना बड़ी आसान है और आपको याद भी हो गई होगी कि किसी भी परमाणु का संपूर्ण धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो माना किसी परमाणु की त्रिज्या कितनी है? r, कक्षा की त्रिज्या कितनी है? r, और कोई इलेक्ट्रॉन है जो v वेग से यहाँ वृत्तीय गति कर रहा है, इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब नाभिक में कितना आवेश होगा? तो कोई भी परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आवेश किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है, न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है। तो नाभिक का आवेश लिया जाए तो नाभिक में कौन उपस्थित है? आवेशित कण प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का आवेश ही क्या कहलाएगा? नाभिक का आवेश। अब पता करो कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं। आप मान लें कि एक नाभिक है, उस नाभिक में कितने भी प्रोटॉन हो सकते हैं। एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? ई मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यही होता है नहीं? अगर इस नाभिक में 2 प्रोटॉन है तो 2 ई, 10 प्रोटॉन है तो 10 ई, 20 प्रोटॉन है तो 20 ई। तो मैं मान के चलता हूं कि इस नाभिक में प्रोटॉन कितने? जेड। तो जेड प्रोटॉनों पे आवेश कितना हो जाएगा बताओ? जेड ई। जेड क्या है? जेड है परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉनों की संख्या। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन उपस्थित होते हैं या नहीं? तो बताओ जेड क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, और ई क्या है? प्रोटॉन पे आवेश। एक प्रोटॉन पे आवेश है, उसको प्रोटॉनों की संख्या से गुणा करते हैं तो नाभिक का संपूर्ण आवेश पता लग जाता है। तो जब भी अपन नाभिक की बात करेंगे, नाभिक का आवेश क्या मान के चलेंगे बताओ? ZE मान के चलेंगे। क्लियर है या नहीं? अब देखो, पहली परिकल्पना में बताया गया, इसी में क्या बताया गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। जब कोई कण वृत्तीय गति करता है, एक समान वृत्तीय गति करता है, तो कौन से बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ अभिकेंद्रीय बल कहाँ से लगेगा? कैसे उत्पन्न होगा? अभिकेंद्रीय बल का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ आपको पहचानना होगा, कोई ना कोई बल ऐसा लग रहा होगा जो केंद्र की ओर निर्देशित होगा, जो केंद्र की ओर लग रहा होगा, और वही बल किसकी तरह व्यवहार करेगा बताओ? अभिकेंद्रीय बल की तरह व्यवहार करेगा। कैसे? जैसे देखो, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। ये भी आवेश, ये भी आवेश। तो विद्युत आकर्षण बल लग रहा है, विद्युत आकर्षण बल लग रहा है, और यही बल हमेशा कैसे लगेगा? केंद्र की ओर लगेगा। यही बल किसके समान व्यवहार करेगा? अभिकेंद्रीय बल के समान।
तो अभिकेंद्रीय बल एस सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, ये किससे मिलेगा बताओ? एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो विद्युत बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, यही बल किसके समान व्यवहार करेगा बताओ? अभिकेंद्रीय बल के समान व्यवहार करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में विद्युत बल से मिलता है। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, और विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? kq1q2/r²। ठीक है, mv²/r। अब बताओ m क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। r क्या है? परमाणु की कक्षा की त्रिज्या। k आप जानते हैं, पढ़ा है आपने। Q1 नाभिक पे आवेश कितना हो जाएगा बताओ? Ze। और Q2 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है बताओ? E अपॉन में दूरी, इनके बीच की दूरी r। समझ पाए? एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। mv² बराबर kZe² है ना, बटे r को आप मल्टीप्लाई कर दें तो mv²r बराबर kZe²। ये आपके पास हो गई नील्स बोर की प्रथम परिकल्पना। इसे क्या बोलते हैं अपन? प्रथम परिकल्पना या प्रथम अवधारणा। याद रहेगा आपको, प्रथम परिकल्पना या प्रथम अवधारणा। ठीक है, तो वापस सुने क्या कहता है प्रथम परिकल्पना में। अकॉर्डिंग टू बोर्ड क्लास अपन क्या लिखना है कि नील्स बोर की प्रथम परिकल्पना के अनुसार किसी भी परमाणु का संपूर्ण धनावेश, संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में विद्युत बल से मिलता है। और फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आता है? mv²r बराबर kZe²। ये नील्स बोर की प्रथम परिकल्पना थी। ठीक है, याद रहेगी आपको। ओके, द्वितीय परिकल्पना, नील्स बोर की द्वितीय परिकल्पना क्या कहती है आपको? तो द्वितीय परिकल्पना आपको देखनी है। इसमें क्या है देखो, रदरफोर्ड से पूछा गया था, ध्यान है आपको रदरफोर्ड के मॉडल के असफलता के कारण, कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय के अनुसार, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार, जो इलेक्ट्रॉन, जो गतिमान इलेक्ट्रॉन है वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, वेग कम हो जाएगा और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कम होती जाएगी और वो सर्पिलाकार गति करते हुए अंत में नाभिक में जाके कूद पड़ेगा। ये क्यों नहीं होता, इस बात का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे। क्लियर है? इसी को समझाया दूसरी परिकल्पना में। तो नील्स बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हीं कक्षाओं में गति करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। आप समझना द्वितीय परिकल्पना क्या कहती है। नील्स बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसी कक्षाओं में गति करता है जिनमें उसका कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। आपको ध्यान है, कोणीय संवेग को L से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है संवेग गुणा लंबवत दूरी, और संवेग का फॉर्मूला होता है mv, और ये हो गया r। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। आप इसे L से भी लिख सकते हैं, L बराबर mvr ऐसे। ठीक है, तो देखो द्वितीय परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। h/2π का पूर्ण गुणज मतलब पूर्ण संख्याएं, मतलब n का मान क्या होगा यहाँ पे बताओ? 0 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरीके से होगा। बोलो होगा या नहीं? या 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होगा। ठीक है, पूर्ण संख्या यही तो होती है अपनी, तो पूर्ण गुणज होता है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, क्यों दी ये परिकल्पना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऐसी कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो वो कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन ऐसी कक्षाओं में चक्कर लगाएगा तो वो किसी भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, इसलिए उसी कक्षा में लगातार चक्कर लगाता रहेगा और नाभिक में जाके नहीं गिरेगा। तो द्वितीय परिकल्पना के अनुसार, दोबारा कथन सुनेंगे आप, क्या है कि नील्स बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है, और इन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ये थी आपकी द्वितीय परिकल्पना। यहाँ जो n है, n को क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। n को क्या कहा जाता है बताओ? क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। नील्स बोर की जो तृतीय परिकल्पना थी, तृतीय परिकल्पना वो क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमित होगा, जैसे आपके पास ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा है ना। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमित होगा, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब ये कौन सी कक्षा में आ जाए? नीचे वाली कक्षा में आए। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमित होता है तो वो या तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या फिर ऊर्जा का क्या करता है बताओ? अवशोषण करता है। या तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या फिर ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्लियर है? याद रहेगा। तो तृतीय परिकल्पना के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो या तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या फिर ऊर्जा का अवशोषण करता है। कैसे? अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में आता है, उच्च ऊर्जा की कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में आता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। सॉरी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा की कक्षा से उच्च ऊर्जा की कक्षा में जाता है तो उसे ऊर्जा देनी पड़ती है। वो ऊर्जा का क्या करता है बताओ? अवशोषण करता है। करता है या नहीं? याद रहेगा आपको। देखो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में आएगा तो उसकी वो क्या करेगा? ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। मान लो जैसे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहाँ पे मान लो 2 जूल है, तो यहाँ आने के लिए उसको चाहिए 1 जूल, तो इसे क्या करना पड़ेगा? 1 जूल ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ेगा। और अगर नीचे वाली कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाना है तो 1 जूल ऊर्जा तो इसकी है और 1 जूल अलग से देनी पड़ेगी, तो 1 जूल ऊर्जा का ये क्या करेगा बताओ? अवशोषण करेगा। तो स्टेटमेंट आपके समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या फिर अवशोषण करता है। कैसे? अगर उच्च ऊर्जा की कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और निम्न ऊर्जा की कक्षा से उच्च ऊर्जा की कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। बोलो करेगा या नहीं? क्लियर है? इसलिए दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं का अंतर, ये ऊर्जाओं का अंतर करो आप। ठीक है? तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में आया, तो उच्च ऊर्जा की कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में आया तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जन किसके रूप में करेगा? विकिरणों के रूप में, प्रकाश के रूप में, रेडिएशन के रूप में। तो विकिरणों के रूप में करेगा। कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? मान लो कि उच्च ऊर्जा की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थी E2 और निम्न ऊर्जा की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है E1, तो E2 - E1 दोनों कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उनके अंतर के बराबर ऊर्जा क्या कर देगा बताओ? उत्सर्जित कर देगा, विकिरण के रूप में, रेडिएशन के फॉर्म में, प्रकाश के रूप में या फोटोन के रूप में। और फोटोन की ऊर्जा क्या होती है बताओ? hν। कितनी होती है बताओ? hν। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं बताओ? hc/λ। समझ आया आपको? कोई दिक्कत? तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में आएगा, तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है? E1। अब ये उच्च ऊर्जा की कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में आ रहा है तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? E2 - E1। और किसके रूप में करेगा? प्रकाश के रूप में, विकिरण के रूप में। तो विकिरण ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? hν या फिर hc/λ। तो ये है आपकी तृतीय परिकल्पना, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में आ रहा है तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, निम्न से उच्च में जा रहा है तो ऊर्जा अवशोषित होगी। याद रहेगा आपको? ठीक है? तो देखो तृतीय परिकल्पना, दूसरी और तीसरी को मैच करो। दूसरी परिकल्पना में कहा गया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो ऐसी कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है, और उन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी में जाता है, एक कक्षा से दूसरी में जाता है, दूसरी से पहली में आता है, कैसे भी, या दूसरी से तीसरी में जाता है, एक से दूसरी में जाता है, तब वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आएगा तो इतनी ऊर्जा का ये उत्सर्जन करेगा। याद रहेगा? तो ये थी नील्स बोर की तीनों परिकल्पनाएं। इन्हीं तीनों परिकल्पनाओं के आधार पर परमाणु के बारे में
और बातों का अध्ययन किया गया, परमाणु के आकार के बारे में पता किया गया, इलेक्ट्रॉन की चाल, आवर्तकाल, आवृत्ति, ऊर्जा, ये सब ज्ञात किए गए। तो ये सब मैं आपको ज्ञात करना सिखाऊंगा, बिल्कुल यूँ चुटकी बजाते, बहुत आसान तरीके की। एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, वो थोड़ा आपको तरीका अटपटा लग सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा और अभी लर्न करवा दूंगा यहीं के यहीं, ठीक है। तो निकालें सारे परिणाम जो इससे अपन को मिलते हैं, है ना। मेरा डस्टर ये रहा, ठीक है। देखिए सभी सोए तो नहीं है, नींद तो नहीं आ रही, बोर तो नहीं हो रहे, सभी तैयार हैं। देखिए अब नील्स बोर की परिकल्पनाओं में पहली आपको याद रखनी है, अभी बताया, रिजल्ट याद कर लेते हैं, वो काम आएंगे। पहली परिकल्पना क्या थी, mv²r बराबर kZe², समीकरण नंबर 1। दूसरी परिकल्पना क्या थी आपकी, mvr बराबर nh/2π, याद रखनी है ये, ठीक है। और तीसरी परिकल्पना आपकी क्या थी, थर्ड वाली, बता दो, E2 - E1 बराबर hν। ये तीनों परिकल्पना आपको याद होनी चाहिए, 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है। अब देखिए पहला रिजल्ट अपन निकालते हैं। पहला क्या है, परमाणु की कक्षा की त्रिज्या या इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की त्रिज्या अपन ज्ञात करना चाहते हैं। कैसे ज्ञात करें, बड़ा आसान तरीका, देखना हो। इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी, कैसे निकालें, समीकरण 2 जो दूसरी परिकल्पना है इसका आप वर्ग करेंगे और इसमें भाग लगा देंगे आप समीकरण 1 का। समीकरण 2 का वर्ग करें और इसमें भाग लगा दें समीकरण 1 का, त्रिज्या आ जाएगी। कैसे, देखो इसका वर्ग करो, m² v² r² बराबर n² h² बटे 4π², कर दिया वर्ग, सही है नहीं। और इसमें भाग लगाओ इसका पहले वाले समीकरण का, तो mv²r बराबर kZe², वो सही है नहीं, kZe², क्लियर है, ओके, है ना। थोड़ा सा बिल्ली निकल के गई थी, हाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको, अब मैं नहीं करूँगा, है ना। देखिएगा तो ये कैंसिल, तो v² कैंसिल, क्या बचेगा, mr = n² h² अपॉन 4π² kZe², ठीक है। m मल्टीप्लाई में डिवाइड करें तो r कक्षा की त्रिज्या क्या आ गई, n² h² अपॉन 4π² m kZe²। ये किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला हो गया, r बराबर n² h² बटे 4π² m kZe²। समझ आया। अब कितने आसान तरीके से आ गया, समीकरण 2 का वर्ग किया और भाग लगा दिया अपने समीकरण नंबर 1 का, ठीक है। अब इसको और थोड़ा आगे हल करते हैं। आगे कैसे हल करते हैं, इनमें से बहुत सारे नियतांकों के मान हमें पता है। ये देखो बॉक्स बना रहा हूँ, ये बॉक्स वाले सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या डेरिवेशन करने में आगे काम आते हैं कंटिन्यू। तो बताओ h का मान पता है 6.63 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। और बताओ क्या पता है आपको, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। के आपको पता है विद्युत आवेश, अपन ने पढ़ा, विद्युत बल पढ़ा, विद्युत बल में जो नियतांक आता है समानुपाती नियतांक, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ई आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻19। इन सभी चीज़ों के मान आपको पता है, कोई कूलम होता है ना सॉरी। जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो मात्रक ज़रूर लगाते चले, देखो बोर्ड लेवल पे मात्रक वगैरह बड़े मायने रखते हैं, मात्रक नहीं लगाने पर भी मार्क्स कट जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। अब ये सारे मान आपको पता है, सारे मान रख दे, पाई का मान 3.14, ये सारे मान यहाँ रखें और इसको हल करें। हल करने के बाद जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो रिज़ल्ट आएगा 0.529 और n² एंगस्ट्रॉम। ये रिज़ल्ट आपका निकल के आएगा, n² एंगस्ट्रॉम में आएगा। यूनिट क्या होगी बताओ, एंगस्ट्रॉम। इसको भी आप डब्बे में बंद कर सकते हो, ठीक है। में इसको भी ले सकते हो आप, एंगस्ट्रॉम, है ना। एंगस्ट्रॉम में आ गई आपके पास किसी भी परमाणु की कक्षा की त्रिज्या।
इसको कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है 5.29 गुणा 10 की घात -11, ऐसा भी आप कर सकते हो। देखो 5.29 ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। और 5.29 को लगभग 5.3 लिख देंगे राउंड फिगर में, तो 5.3 n²/z। तो फिर यहाँ 10 की घात -10 है, एक और चली जाएगी इधर से, तो हो जाएगी 10 की घात -11, ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक है, ये कन्वर्सेशन तो अपन न्यूमेरिकल में कर भी सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या मिलेगी 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। अब विशेष ध्यान देना आपको, ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें से सीधे सीधे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। कैसे न्यूमेरिकल आते हैं आप देखिएगा, स्टेट बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल में आपको बताऊँ, बहुत आसान होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आसान न्यूमेरिकल्स को ऐसे करते हैं, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, ना ना ना, अपन उन पर ध्यान नहीं देते। अपने को हर एक चीज़ पर ध्यान देना है, क्योंकि एक छोटा सा छेद पूरे जहाज़ को डुबो देता है। ठीक है, पानी के जहाज़ को डुबो देता है, तो क्या करना चाहिए, अगर पानी के जहाज़ में छेद हो गया एक, तो क्या करें, बगल में दूसरा छेद कर दो, एक छेद से पानी आएगा, दूसरे से वापस चला जाएगा। मतलब नहीं, देखिए जस्ट फॉर फन आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास पूछेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या बताओ। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या बताएं आप, क्या निकल के आएगी हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या। तो हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 1, और पहली कक्षा निकालनी है तो n बराबर 1, z का मान 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे, तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या हो गई 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये आपके पास आ गई। अगर आपको हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है तो z का मान 1, n का मान 2, तीसरी कक्षा निकालनी है n का मान 3, समझ गए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो आपके पास आता है इसी का पार्ट, वो है इलेक्ट्रॉन की चाल। इलेक्ट्रॉन की चाल या इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ गतिमान है तो कितनी चाल से वो चल रहा है ऐसे, तो चाल कैसे निकालेंगे। चाल निकालने का तरीका क्या है, आप क्या करो, समीकरण 1 में भाग लगा दो समीकरण 2 का। समीकरण मतलब नील्स बोर की पहली परिकल्पना लिखें, फिर नील्स बोर की दूसरी परिकल्पना लिखें, दोनों को एक एक समीकरण दे दें और 1 में 2 का भाग लगा दें। देखो भाग लगाओ, m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, v² में v का भाग देंगे तो क्या बचेगा v, और इधर भाग लगाओ kze² में आप भाग लगाएंगे NH/2 का, 2 पाई पलट के ऊपर आ जाएगा तो v कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई kze²/NH। तो ये हो जाएगी आपके पास इलेक्ट्रॉन की चाल या इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर इसके आप नियतांकों के मान रख दो इसमें सारे, जैसे पाई का मान पता है, के का मान पता है, ई का मान पता है, एच का मान पता है, जेड और एन को छोड़ के बाकी सारे मान हमें पता है, तो वेग कैसे निकालेंगे बताओ। सारे मान रख के इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 2.18 गुणा 10 की घात 6 z/n मीटर पर सेकेंड। तो वेग किस पे निर्भर करेगा बताओ, एक तो परमाणु क्रमांक पे और एक कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपको रिजल्ट ये भी ध्यान रखना है, इससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, डायरेक्ट रिजल्ट भी ध्यान रखना है, ये फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन किसकी बताओ, आपसे से पूछ ले हाइड्रोजन परमाणु, वही हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या आएगा बताओ, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग बोलो। तो प्रथम कक्षा में z का मान भी 1, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 और n का मान भी क्या हो जाएगा बताओ 1 हो जाएगा, दोनों 1 हो जाएंगे, 1 रखोगे तो यही वेग आ जाएगा। दूसरी कक्षा में निकालना तो 2। अब मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ हाइड्रोजन परमाणु का, और कोई परमाणु क्यों नहीं ले रहा, इसका कारण भी मैं बताऊंगा। नील्स बोर की कमियों में बताऊंगा कि ये जो मॉडल है वो एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए लागू होता है, कौन कौन से होते हैं वो मैं वहाँ बताऊँगा आपको, थोड़ा सा वेट करेंगे उसके लिए अगले वीडियो का। ठीक है, तो देखिए आप ये रखें तो आपके पास हाइड्रोजन परमाणु में की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग आपको पता लग जाएगा 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। बोलो आया है नहीं, सही है। तो ये थी इलेक्ट्रॉन की चाल। अब बात करते हैं अपन आवर्तकाल और आवृत्ति की, कि इलेक्ट्रॉन जब वहाँ घूम रहा है तो आवर्तकाल और आवृत्ति क्या होंगी, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ इधर से, ये आपने नोट कर लिया होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ, ऐसा मेरा भ्रम है कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठें, और मुझे यकीन है कि आप मेरा भ्रम नहीं तोड़ेंगे, आप लिख रहे हैं, है ना। ठीक है, चाहे रफ कॉपियों पर लिखते रहें। अब आगे देखो, तीसरा पॉइंट अपन लेते हैं आवर्तकाल, इलेक्ट्रॉन का
आवर्तकाल, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो एक चक्कर लगाएगा, और एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है बताओ? आवर्तकाल। इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल कैसे निकालेंगे? आवर्तकाल मतलब समय, समय मतलब दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो ऐसे आप आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हो। तो आवर्तकाल बताओ एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा इलेक्ट्रॉन? 2πr। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा आर त्रिज्या की कक्षा में, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? परिधि के बराबर, परिधि के बराबर, परिधि 2πr, और चाल कितनी है इलेक्ट्रॉन की बताओ? v। तो इस फॉर्मूले से आप आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं। ये साधारण फॉर्मूला आर त्रिज्या, त्रिज्या कहाँ से निकाल सकते हो आप? इस फॉर्मूले से। और वेग या चाल, चाल कहाँ से निकाल सकते हो? इस फॉर्मूले से। ये अगर यहाँ रखते हो तो आपको आवर्तकाल मिल जाएगा। बेसिकली आप यही फार्मूला काम में लें, जल्दी सॉल्व हो जाता है। आप चाहो तो इसको नियतांकों के रूप में भी बदल सकते हो। कैसे? 2π, ऐसे ही यहाँ आप आर का मान रख दें, वी का मान रख दें। अब आप मुझे बताओ वी का मान क्या है? वी का मान ये वाला रखो, 2π/z² बटे NH। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, 2π/z² और आर त्रिज्या का मान इधर बताया था इस डब्बे में अभी, अगर आपने नोट किया हो तो देखना, ये वीडियो रिवाइंड करके देखो, नहीं लिखा तो देख सकते हो। तो क्या बताया था त्रिज्या? n²h²/4π² मुझे याद है, देखो है ना, मुझे सब याद रहता है। बचपन में खूब बादाम खाई मैंने, है ना। बादामों का कमाल है। बादाम से होता है क्या? होशियार बनते क्या बादाम से? ना, बादाम खाने से कुछ नहीं होता है, धोखे खाने से होता है। कहावत नहीं सुनी? बादाम खाने से अक्ल नहीं बढ़ती, धोखे खाने से अक्ल बढ़ती है। ना, ऐसा कुछ नहीं। प्रैक्टिस मेक अ मैन रजनीकांत, सॉरी, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें, आप अपने आप अच्छे बनते जाते हो। बादाम वगैरह ये सब शरीर के लिए ठीक है, बाकी याददाश्त बढ़ा दे ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे बादाम की याददाश्त बढ़ जाती तो फिर सब लोग बादाम खा रहे होते बजाय ये सिलेबस पढ़ने के। ठीक है, तो देखो 2π से 2π गया, ये ऊपर आ जाएगा n³ h³ अपॉन क्या बचेगा? 4π²n। देखो k स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा, e² e4 हो जाएगा। तो ये आवर्तकाल का फॉर्मूला नियतांकों के रूप में। बाकी ये याद भी नहीं होगा, ये वाला ज़्यादा ठीक है, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। पहले आर निकाल लो फिर बी निकाल लो। ठीक है, आगे आओ नंबर 4, आवृत्ति। अब आवृत्ति तो आप जानते ही क्या होगी आवृत्ति? आवर्तकाल का उल्टा। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, और ये आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है 1/t। आवर्तकाल का उल्टा कर देंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v/2πr। समझ पा रहे हैं क्या? देखो इसका उल्टा कर दिया, v/2πr। सही है, ये वाला चाहो तो इसका उल्टा कर दो, पर ये लेंदी है और ये यूज़ भी नहीं आता, ये ज़्यादा ठीक है। इसी से आप कैलकुलेट करें, सारे न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास आवृत्ति। 4 पॉइंट मैंने आपको कंप्लीट किए यहाँ तक। ठीक है, आगे अपन बात करने जा रहे हैं ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे बताओ? ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो मैं यहाँ से ये मिटाने जा रहा हूँ, आप ये फॉर्मूले लिख के रखना, भी बीच बीच में यूज़ आएंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ चक्कर लगा रहा है कक्षा में, तो उसकी ऊर्जा क्या रहेगी, कितनी रहेगी? तो देखो आप, नंबर 5वां पॉइंट है आपका ये, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय ऊर्जा या कक्षा में ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कौन कौन सी होगी इसमें? देखो फर्स्ट जो आपको ध्यान रखनी है, ए कौन सी होगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1/2 mv², यही होता है। लेकिन अपन यहाँ नील्स बोर की परिकल्पनाएं पढ़ रहे हैं, तो उनके अनुसार देखो प्रथम परिकल्पना में क्या बताया था? mv²r बराबर kZe²। ये थी नील्स बोर की प्रथम परिकल्पना। तो यहाँ से आप क्या करो? mv² का मान निकालो और यहाँ रख दो। तो बताओ गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 mv² का मान क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ? आप ही बताओ, kZe²/r। आर यहाँ गुणा में, आर भाग में आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा आपके पास हो गई कितनी बताओ? kZe²/2r। आपको याद रहेगा क्या? कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है kZe²/2r। फिर दूसरी बात करते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम हिंदी में लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा कौन सी होगी यहाँ?
इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होगी कौन सी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और नाभिक पे भी आवेश है और इलेक्ट्रॉन पे भी आवेश है, और दो आवेशों के बीच में कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा विद्युत विभव धारिता वाले चैप्टर में, ठीक है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा निकाले पोटेंशियल एनर्जी। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या फॉर्मूला होता है, K(Q1 Q2 अपॉन R), ठीक है। अब K क्या होता है, K तो नियतांक है, K ऐसे ही रहेगा। Q1 मतलब नाभिक पे आवेश, कितना बताया था थोड़ी देर पहले, नाभिक पे आवेश Ze, और Q2 किस पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि देखो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो दो आवेश उपस्थित हैं, एक नाभिक और एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है बताओ, -E/r², सही है, R। यही होता है फॉर्मूला विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, K(Q1 Q2/R), ठीक है। Kze -E/r। अब समस्या है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश लिया, ऋणात्मक क्यों लिया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है, और जब भी अदिश राशियों को हल करते हैं तो आवेश का चिन्ह लेके चलते हैं। अगर धनावेश है तो धनावेश लेंगे, ऋणावेश है तो ऋणावेश लेंगे। अदिश राशियों को जब भी सॉल्व करते हैं तो आवेश का चिन्ह लेके चलते हैं, ठीक है। और बात करते हैं सदिश राशियों की, जैसे बल की बात करें, विद्युत बल का फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसको अपन ऐसे हल कर सकते हैं कि नाभिक पे आवेश हो गया Ze, इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो गया E/r²। यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का चिन्ह नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि विद्युत बल सदिश राशि है, और ये जो चिन्ह है ना, चिन्ह की सहायता से अपन इसकी दिशा पता कर सकते हैं, तो चिन्ह से हम दिशा पता कर लेंगे, इसलिए मैंने चिन्ह को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो मैंने क्या है कि सिंपल सा सादा सा तरीका बना रखा है कि जहाँ भी सदिश राशि आपको ज्ञात करनी है वहाँ आपको आवेश का चिन्ह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस चिन्ह से आप दिशा पता कर सकते हो। और जहाँ अदिश राशि आपको पढ़नी है तो वहाँ पे आपको आवेश का चिन्ह लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अदिश राशि उसकी दिशा तो होगी नहीं। तो इसलिए आप याद रखो, पहले और दूसरे चैप्टर में आप बड़े कन्फ्यूज़ होते होंगे कि आवेश का चिन्ह लें या नहीं लें। देखो याद रखना है, जैसे विद्युत बल ज्ञात कर रहे हो आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो, कैसी राशि है, सदिश राशि, तो इसमें आपको आवेश का चिन्ह, आवेश का साइन जो है वो नहीं लेना है, मत लो। उसकी जगह तो आप क्या करो, बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा देख लो कि आकर्षण प्रकृति का या प्रतिकर्षण प्रकृति का। तो आवेश का केवल परिमाण क्यों लिया जाता है, कूलाम के नियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि विद्युत बल जो होता है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, केवल परिमाण लिए जाते हैं, दिशा चिन्ह नहीं लिया जाता है। क्लियर है। जबकि आप दूसरे चैप्टर में पढ़ते हो विद्युत विभव, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, धारिता, तो ये सब आप जब पढ़ते हो तो इनमें अपन क्या करेंगे, आवेश का चिन्ह लेकर चलेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये अदिश राशियाँ हैं, और आवेश यदि ऋणावेश है तो उसका चिन्ह लेंगे, क्योंकि यहाँ तो चिन्ह से दिशा पता कर लेते हैं पर यहाँ दिशा पता नहीं करेंगे। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश का चिन्ह लेंगे माइनस है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, -Kze²/r, आपको याद रखना पड़ेगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा C, कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी, या ऐसे यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कुल ऊर्जा जो होती है वो इन दोनों के योग के बराबर होती है। तो कुल ऊर्जा E बराबर EK प्लस EP, दोनों को ऐड करेंगे, E बराबर EK कितना है, Kze²/2r। देखें ऊपर से माइनस, प्लस की जगह ये माइनस का चिन्ह तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो Kze²/r। आप कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्या कॉमन ले लेंगे बताओ, Kze²/r कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 1/2 -1, और 1/2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1/2, तो -Kze²/r 1/2, और 1/2 को इससे गुणा कर देंगे तो -Kze²/2r। ये आपके पास किसी भी कक्षा में, परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा पता लगती है, आपको याद रहेगा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इनमें क्या संबंध होता है, संबंध देखो आपस में, तो आप नोट लगाएं, नोट नंबर 1, इस पर कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल आया है। देखो आप गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में क्या संबंध है, चिन्ह का अंतर है, बस चिन्ह का। तो अपन को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है कुल ऊर्जा का, कुल ऊर्जा को माइनस से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगी बताओ, गतिज ऊर्जा। और दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको,
जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, देखो इसमें और इसमें क्या संबंध है। इसको 2 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो, 2 से 2 कट जाएगा, ये मिल जाएगा। मतलब कुल ऊर्जा को यदि 2 से गुणा कर देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा मिल जाती है। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल स्टेट बोर्ड में कई बार पूछा गया है, बहुत आसान। ऐसे बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी हाइड्रोजन की पहली कक्षा में जो कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आपसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा निकालो, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बहुत आसान है कि कुल ऊर्जा -13.6 वोल्ट है, आप गतिज ऊर्जा निकालो। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, माइनस से गुणा कर दो, प्लस में हो जाएगी। और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी बताओ, 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतना सा क्वेश्चन आता, 2 नंबर मिलते हैं फ्री के। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ओके, तो ये था आपके पास नील्स बोर की परिकल्पनाएं और परमाणु से संबंधित कुछ ये मापन, परमाणु का आकार, इलेक्ट्रॉन की चाल, इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है। इससे आगे अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको आज का मेरा मेथड अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं, क्योंकि आपके कमेंट, लाइक, शेयर ये हमारा स्टेमिना बढ़ाते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ाते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगला वीडियो बनाएं। अगर आप चाहते हो तो कल इससे अगला वीडियो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।